तो हम लोग का अगला चैप्टर है लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले जानेंगे क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक। पता है किसी को क्या होता है? जो किसी का लासा होता है किसी भी संख्या का, चाहे वो 2 संख्या हो 3 संख्याएं हो, किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं का जो लासा होता है वो एक ऐसी छोटी संख्या होती है जिससे जो सभी संख्याओं से जो सभी संख्याओं से डिवाइड है। तो लासा क्या है? जो संख्याएं दी गई हैं उनके लिए सबसे छोटी संख्या होती है जिससे वो कट जाए। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूं कि दे दिया मैंने 4 दे दिया और 6 दे दिया, हमने कहा इसका लासा बताओ। तो हमें एक ऐसी छोटी संख्या ढूंढनी है जो 4 और 6 से कट जाए, बहुत सिंपली। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है लासा में कि 4 और 6 दिया गया, तो इस 4 से तुम इस 6 को भाग करके देखो, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, 4 से 6 नहीं कट रहा है। तुम तुरंत 6 का क्या करो, 2 गुना कर दो, तो कितना हो गया 12 हो गया। अब भाग करके देखो 4 से, बढ़ कट गया ना, 6 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब 12 ही क्या है उसकी एलसीएम है। हमारी बात समझ में? जैसे हमने ढेर सारी संख्या ले लिया, 2, 3, 4 और 5 ले ली, हमने कहा इन सबका लासा बताओ। तो तुम्हें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे वो कट जाए, मतलब इन सभी संख्याओं से वो संख्या कट जाए, लेकिन तो छोटी संख्या होनी चाहिए। अब देखो सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, 5 है, 5 से कैसे कटेंगे? नहीं, तो 5 का दुगुना कर दो, सभी नहीं कटेंगे सबसे, 3 से नहीं कट रहा है, फिर इसका 3 गुना और बढ़ा दो, इसको 3 गुना करेंगे 15 से नहीं कटेंगे सारी संख्या, 4 से नहीं कटेगा, फिर इसका 4 गुना कर दो 20 से भी नहीं कटेगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा। तो एक ऐसी संख्या में ढूंढने, तो वो कौन संख्या होगी? 60 मिल जाएगी। 60 एक ऐसी छोटी संख्या है जिससे ये कट जाएगा, है ना। सभी संख्या कट जाएगा 60 की नहीं, और उससे कोई भी छोटी संख्या नहीं है जिससे कटे। तो कभी भी हम जब एलसीएम ले रहे थे तो ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिससे सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया सवाल को हल करते समय हम लोग कैसे हल करेंगे उसके बारे में। जैसे हमने यहाँ दे दिया 4 और ले लिया 48, 4 और 48 का हमने पूछा लासा क्या होगा, तो क्या बताओगे? 48 ही होगा। क्यों? क्योंकि 4 से जब इसको भाग किए तो कट गया, तो इसका मतलब 48 ही इसका हो जाएगा लासा। आई बात समझ में? तो भाग करके देखना कट जाता है तो है लासा, नहीं तो नहीं। तो अब यहाँ पे हम समझें कि एलसीएम जो निकालने का तरीका होता है हम लोग के पास, वो 2 तरीका होता है। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि, है ना। पहला तरीका क्या है? गुणनखंड विधि है और दूसरा है भाग विधि। अब गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो संख्या दी रहेगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड पता कर लेते हैं। जो भी संख्या दी रहेगी उसका अभाज्य गुणनखंड पता कर लेंगे, और जो उसकी घातें होगी, या फिर कह सकते हैं कि उसकी जो घात मिल जाएगी, सबसे बड़ी घात, उसी को उठा के हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना, या फिर लिख लेंगे। जैसे दिया है 6, 8, 12, 6, 8, 12 दिया गया है, इसका हमें पता करना है लासा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 और 3। 8 का क्या होगा? 2 की घात 3, और 12 क्या होगा? 2 की घात 2 और 3 की घात 1, यही तो आएगा। अब इसका अगर हमें एलसीएम निकालना है, लासा पता करना है, तो इसमें हमें सबसे बड़ी घात ढूंढनी पड़ेगी। जैसे क्या आया है? 2 आया हुआ है, तो 2 की सबसे बड़ी घात कहाँ है? यहाँ पे है, तो 2 की घात 3, और 3 की सबसे बड़ी घात कहाँ है? 3 की घात 1 है। ये इसका हो जाएगा लासा। कैसे? 8 गुणे 3 मतलब 8 3 24। अब 24 वो छोटी संख्या है जो 6, 8 और 12 से विभाजित हो जाएगी, तो ये इसका लासा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सबको समझ में आया? अगर ये भाग विधि से करना होता तो हम सिंपली 6, 8 और 12 को ऐसे लिख लेते और काट दोगे 2 से 3, 4 और 6, फिर 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे और फिर काट दोगे 3 से, तो 1 आ गया। तो यहाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। आई बात समझ में?
दो तरीके हो जाएंगे हम लोग के, भाग विधि और गुणनखंड विधि। आया सबको समझ में? तो किसी भी संख्या का जो मासा होता है वो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वो संख्याएं विभाज्य हो जाए। लासा में हमने देखा कि जो एलसीएम आता है निकल के वो विभाज्य हो जाता है संख्याओं से। यहाँ भी जो संख्याएं दी जाएंगी वो विभाज्य हो जाए तो वही कहलाएगा उसका मासा। आई बात समझ में? जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया 6, 8, 12 कोई ले लिया, अब इसका मासा में क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे तीनों विभाज्य हो जाएंगे, है ना? तो हमें अगर इसका मासा पता करना है तो हमें सिर्फ ये देखना रहेगा कि वो कौन संख्या है जिससे तीनों कट जा रहे हैं, ये भी कहते हैं वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे तीनों कट जाए। बस इसमें भी हम लोग के पास कितने मेथड होते हैं? 2। पहला होता है गुणनखंड और दूसरा होता है भाग विधि, ठीक है ना? अब गुणनखंड में क्या करेंगे? सबसे पहले इसका आवाज गुणनखंड पता करेंगे, और 12 है 2 की पावर 2 into 3। अब यहां पर छोटी संख्या ढूंढनी होती है, ठीक है ना? तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? हम लोगों से 2 कॉमन दिख रहा है, सबसे छोटी, ठीक है ना? तो 2 ही क्या हो जाएगा? इसका मासा हो जाएगा, ठीक है? भाग विधि में क्या करना होता है कि जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को भाग करते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग 12 को तो 6 दूनी 12 आ गया। अब 6 से भाग करोगे 8 को, तो 6 कम 6, 2 आ गया, तो 2 से 6 को भाग करेंगे तो ये अंतिम भाजक क्या आया है? 2 आया है। देखो अगर ऐसे दिया गया है x³ x² x⁵ का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? तो एक बहुत ही सरल सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं कि नहीं कर पाओगे। लासा अगर निकालना है तो सबसे बड़ी घात ढूंढनी पड़ेगी तुम्हें, तो क्या मिल जाएगी तुम्हें? x की घात 5 मिल जाएगा, सबसे बड़ी घात, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? लासा, क्योंकि x की घात 5 ही क्या है? तो इन सबसे विभाज्य हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर इसका फैक्टर ये देखना चाहे तो देख लो, x³ है तो x इंटू x इंटू x² है तो x की पावर 5 का मतलब हो जाएगा x इंटू x और x। तो अगर लासा निकालना है सबसे बड़ी घात ढूंढेंगे, तो क्या है? x की घात 5 है, ठीक है? और मासा निकालना है सबसे छोटी घात ढूंढेंगे तो x², जैसे जो दोनों में या तीनों में कह सकते हैं कॉमन हो वही। आया समझ में? आज हम लोग का टॉपिक है अगला, वो घंटी अथवा बत्ती वाले प्रश्न, है ना? घंटी पर और बत्ती पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं कि जैसे कहा जाता है कि कोई घंटी है, वो कुछ सेकंड के बाद, जैसे कहा गया 6 घंटियाँ एक साथ दोपहर 12 बजे बजी, यदि ये सभी 2, 4, 6, 8, 10 व 12 मिनट के अंतराल पर बजती हों। जैसे 12 बजे एक बार सब साथ में बज गई, उसके बाद एक घंटी बजी कितने बजे? 2 बजे, है ना? या फिर कह सकते हैं 2 मिनट बाद, 1 बजी 4 मिनट बाद, 1 बजी 6 या 8, ऐसे करके बोला गया है। तो ये पूछा जाएगा ये सब एक साथ कब बजेंगी। इसी तरह से बत्ती वाला प्रश्न होता है, तो इसी तरह से जैसे ट्रैफिक लाइट पे प्रश्न बनता है कि इतने सेकंड बाद चली थी, या तो 2 मिनट के बाद चली या 4 मिनट के बाद चली, तो एक साथ कब जलेंगी। तो जो टाइम हमें दिया रहता है उन सब का हमें लासा निकालना होता है, और उसे सेकेंड में या मिनट में या घंटे में चेंज करके जो टाइम दिया गया होता है उसमें जोड़ देना होता है। अब जैसे यहाँ उदाहरण के लिए एक प्रश्न दिया गया है कि 6 घंटियाँ एक साथ दोपहर 12 बजे बजी, ठीक है? कब बजी थी? एक साथ 12 बजे। यदि ये सभी 2, 4, 6, 8, 10 व 12 मिनट के अंतराल पर बजती हूँ, ठीक है ना? कितना कितना? 2, 4, 6,
8, 10 और 12 मिनट के अंतराल पर बजती हों तो वे पुनः कितने बजे इकट्ठा बजेंगी। और टाइम दिया गया है 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे और या फिर 8 बजे। तो जब हाँ 2 बजे ही करेक्ट है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल होता है। इन सब का निकाल लेना है, लासा निकाल लेना है, ठीक है। अब लासा में मैंने तुम लोगों को बताया है कि हमें एक ऐसी छोटी संख्या ढूंढनी होती है जो इन सब से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो ऐसे अगर 2 से भाग करेंगे 12 को तब तो कट गया, 4 से भाग करेंगे कट जाएगा, 6 से भाग करेंगे कट जाएगा, लेकिन 8 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 12 का दोगुना कर दो तब भी नहीं कटेगा, कट जाएगा 8 से, तो 10 से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर इसका 3 गुना कर दो तब भी नहीं कटेगा 10 से, 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो तब भी नहीं, तो 5 गुना करेंगे तो कट जाएगा, सही बात। 12 पंचे 60, फिर 8 से नहीं कटेगा, हाँ ठीक है, 10 की बात हो रही थी। फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा एक संख्या ऐसी मिलती है हमें 120। 120 एक ऐसी संख्या मिल जाती है इसको बढ़ाने पर आगे जो इन सब से कट जाएगी, तो 120 ही क्या हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम लोग जानते हो ये भाग विधि से कर सकते हो। यहाँ पे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12। यहाँ 1, 3, 2, 5 और 3, फिर 2 से काटेंगे 1, 3। अब हमें काटना है 3 से, फिर 5 से काटेंगे, ठीक है। तो इन सबका जब गुणा करा लेंगे 5 से 15 और 8, 15 और 8 ही तो बनेगा, तो कितना आ गया 120। लेकिन ये जो दिया गया था हमें ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट था, है ना। तो ये जो मिला हमें 120 मिनट मिला हुआ है, इसको चेंज कर दो घंटे में, तो कितना घंटे, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, तो 2 घंटे तो 12 में हमें क्या जोड़ देना है 2, तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब यहाँ समझना है कि 12 में 2 जोड़ना है तो टाइम के हिसाब से जोड़ना है, ठीक है ना, नहीं तो कह दो 14, तो 14 का मतलब क्या है 2 बजेंगी, वो भी सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा तुम्हें कि कितना बज रही है ना। आई बात समझ में आया, सबको समझ में आता है। तो इसमें कोई खास प्रश्न नहीं बनेगा, इसी तरीके का रहेगा, दिया रहेगा, आराम से एलसीएम लेके जोड़ना रहेगा, ठीक है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला दिया गया है कि संख्याओं, जैसे 2 संख्याएं दी गई हों तो 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल उन संख्याओं के मासा और गुणे लासा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि तुम्हें 3 चीज़ें दी जाएंगी। एक तो या तो हो सकता है संख्याओं का गुणनफल तुम्हें दिया गया हो प्रश्न में, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और उसका मासा दिया गया है, तो तुमसे पूछेगा उसका लासा बताओ क्या होगा। तो क्या करना है, तुम्हें मासा से भाग कर दो इधर ले जाके, तुम्हें लासा प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हो सकता है मासा और लासा दिया गया हो, तुमसे पूछ रहा है संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो उसको भी बता सकते हो। तो इस फार्मूले से हम लोग उस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु कहा गया, यदि दिए गए व्यंजकों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो उनका मासा 1 तथा लासा उनका गुणनफल होता है। जैसे कोई भी संख्या ले लेता हूं मैं, यहाँ जैसे एग्जाम्पल 10 और 11 ले लिए। अब और 10 और 11 का हमसे कहा गया है मासा और लासा बताओ। एक छोटी संख्या हमने ली है, इसका मासा और लासा बताना है। तो जब इसका तुम अभाज्य गुणनखंड बनाओगे तो क्या बनेगा, 10 का 2 गुणे 5 बन जाएगा, और 11 का बहुत ज़्यादा लिख सकते हो तो इसको 1 गुणे 11 लिख सकते हो, है ना। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो क्या तुम्हें कॉमन मिल रहा है,
एक ही तो कॉमन मिल रहा है। तो जब इसमें कोई भी ऐसा अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो तो क्या करोगे, इसका मासा हो जाएगा 1। आई बात समझ में, मासा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और लासा जब निकालना होगा तो इन संख्याओं को गुणा करा लो। अगर लासा निकालना है तो इन संख्याओं का गुणा आ जाएगा 110, क्योंकि 110 ही एक ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो 10 और 11 दोनों से विभाज्य है। आई बात समझ में। तो जब ऐसा कोई भी संख्या दी गई हो जिसमें कुछ भी उसका कॉमन ना मिल रहा हो तो उसके लिए मासा हो जाएगा 1 और लासा हो जाएगा उसका गुणनफल। ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना। इन चीज़ों को अच्छे समझ लो क्योंकि ये प्रश्न में ही हमें मिलेगा करने के लिए। कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे किन्हीं संख्याओं x, y व z को विभाजित करने पर, कोई तुम्हें संख्या पता करनी है और तुम्हें उसे अलग अलग संख्या से, एक संख्या होगी उसे x से विभाजित करना है, फिर y से और फिर z से विभाजित करना है। और कह रहे हैं उसके बाद तुम्हें शेषफल क्या मिल जाए, अलग अलग मिले। जब x से विभाजित करो तो शेषफल क्या मिल जाए a, y से विभाजित करो तो क्या मिल जाए b, और जब z से विभाजित करोगे तो क्या मिलेगा c। तो कहा गया तब वो संख्या अगर तुम्हें पता करना है तो क्या करोगे, x माइनस a, मतलब जिस संख्या से भाग करना है और जो शेषफल लाना है उसको उसमें से घटा दो। तो x माइनस a और x माइनस b और x माइनस c का मासा निकालो, तुम्हें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। आई बात समझ में। अगर इन संख्याओं का मासा याद कर लेते हो तो तुम्हें वो अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। आया समझ में। क्या करना है इसमें कि तुम्हें एक संख्या पता करनी है जिसको x से भाग करने पर क्या आए a आए, y से भाग करने पर शेषफल क्या आए b आए, और z से भाग करने पर शेषफल क्या आए c। तो वो संख्या क्या होगी, इनको घटा लेना x माइनस a और यहाँ पे सॉरी y माइनस b और यहाँ क्या रहेगा z माइनस c रहेगा। ठीक है। तो यही क्या हो जाएगी, वो अभिष्ट संख्या हो जाएगी। ठीक। अभी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट है कि वह छोटी से छोटी संख्या, अभी तक क्या कहा गया था, बड़ी से बड़ी। तो अब हमें पता करना है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे संख्याओं x, y व z, ये तुम्हें दिया रहेगा संख्या उसमें कि 5, 6 और 7 से विभाजित करना है, एक प्रश्न में दिया रहेगा, से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः a, b व c हो तो अगर तुम्हें छोटी से छोटी संख्या पता करने के लिए कहा गया है, तुम्हें इसमें करना क्या है कि जो संख्या दी रहेगी x, y, कहा गया x, y, z से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल a, b, c हो। तुम्हें निकालना है x, y और z का लासा निकाल लेना है और उसमें से घटा देना है k को। अब कहोगे k क्या है, तो k बराबर हो जाएगा जो यहाँ पे संख्या दी गई है उसी में से उसको घटाएंगे, मतलब x माइनस a चाहे ले लो और सब नहीं लेना है, कोई एक, चाहे x माइनस a या y माइनस b या फिर z माइनस c। आया समझ में, ये नहीं आया होगा। देखो फिर से बता देता हूँ कि यहाँ भी कहा गया है तुम्हें एक पता करनी है छोटी से छोटी संख्या। ठीक है। जब कंडीशन को याद रखना है कि कहा क्या गया है, प्रश्न में कहा गया है छोटी से छोटी संख्या। जब बड़ी से बड़ी कहेगा तो ये जो ऊपर नियम बताए थे वो लगाएंगे, और जब कहेगा छोटी से छोटी संख्या तो तुम्हें जो संख्या जिससे भाग करना है x, y, z ही तो कहा गया है कि x, y, z से विभाजित करने पर, तो x, y, z का तुम निकाल लोगे लासा, सिंपली जिससे भाग करना है उसको क्या निकाल लो ला। उसमें से एक संख्या तुम्हें घटानी पड़ेगी, वो संख्या है k, और k को तुम कैसे पता करोगे, वो पता करोगे x माइनस a कर लो, जो संख्या भाग करनी है जो शेषफल बचेगा उसको उसमें से घटा लो, वही संख्या यहाँ पे घटाना है। आई बात समझ में। तो चाहे तुम x माइनस a कराओ, चाहे y माइनस b और चाहे z माइनस c, वो सबके लिए सही रहेगा। आई बात समझ में। अगला है
वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y व z से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल k प्राप्त हो। अब यहाँ पे क्या है कि शेषफल अलग अलग नहीं प्राप्त हो रहा है। जैसे अभी तक क्या हमें शेषफल अगर x से भाग करते थे तो a मिलता था, y से भाग करते थे तो b और z से भाग किए तो c। लेकिन इस कंडीशन में कहा गया है कि शेषफल k मतलब एक समान शेषफल प्राप्त हो, अलग अलग शेषफल ना प्राप्त हो। हमारी बात समझ, जब अलग अलग शेषफल नहीं प्राप्त हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें कि x, y, z का ले लो लासा, x, y, z का लासा ले लो और इसमें जोड़ देना है तुम्हें k। आई बात समझ में कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y व z से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल k प्राप्त हो, तो संख्या क्या हो जाएगी x, y, z जिससे भाग कर रहे हो उसका लासा और प्लस x। आया समझ में आता है कि जब तुमसे ये कहा जाएगा कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से विभाजित करने पर शेषफल एक समान प्राप्त हो, और एक समान क्या प्राप्त हो k, तो उस k को उठा के तुम्हें x, y, z का लासा लेके उसमें जोड़ देना है। अगला है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं x, y व z को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल छोड़े। तो यहाँ पर भी तुम्हें जब तुमसे बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो क्या लेना रहेगा मासा। देखो जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तुम्हें मासा ही लेना है। इस पॉइंट को याद रखना है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो क्या लेना है मासा। तो यहाँ पर भी अभी तक हम लोग अलग अलग शेषफल कंडीशन पढ़े। अब पढ़ना है कि कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या कि जो x, y, z को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल छोड़े। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x। अगर तीन संख्या है तो तीन अगर और दी गई तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो ऐसे ही का मासा। आई बात समझ में। मॉड का मतलब माइनस का आ रहा है मान लो तो उसे माइनस का नहीं लेना है, प्लस का ही लेना है। हाँ, जो भी संख्या जैसे तुम घटाए मान लो उसको और वो माइनस की आ गई तो माइनस में नहीं लिखना है उसका उस संख्या को, ठीक है, प्लस में ही लेना है, माइनस में नहीं। अब आगे दिया गया नोट पॉइंट करें। अगर मान लो तुम्हें करें यदि यह समान शेष k हो, मान लो दे दिया गया तुम्हें कि वो शेषफल जो प्राप्त हो रहा है वो k है, तो तुम्हें एक और तरीका है इसको निकालने का कि x माइनस k, y माइनस k और z माइनस k का मासा, ये भी कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हें नहीं दिया गया है कि वो समान शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है तब तो तुम x माइनस वाई, वाई माइनस जेड करा लो। अगर मान लो दे दिया गया है तो उसी जो शेषफल तुम्हें समान शेषफल प्राप्त हो रहा है उसी को घटा लो उसमें से, तो पता चल जाएगा क्या होगा संख्या। आई बात समझ में। अगला है यदि n संख्याओं में से प्रत्येक युग्म का मासा a है, दिया रहेगा तुम्हें कि n संख्या, n मतलब दो संख्या भी हो सकती है, तीन संख्या या चार, जितना भी कहेगा प्रश्न में उसके हिसाब से। नमस्ते। तो यदि n संख्याओं में से प्रत्येक युग्म का मासा a है तथा सभी संख्याओं का लासा b है तो सभी n संख्याओं का गुणनफल, सभी n संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 इंटू b। आई बात समझ में। a क्या है, n संख्याओं का मासा है, दिया रहेगा तुम्हें प्रश्न में। n क्या है, जितनी संख्याएं दी रहेंगी उसमें, और b क्या है, उनका लासा है। और तुम्हें पूछा अगर कह रहा है कि सबका गुणनफल बताओ क्या होगा n संख्याओं का, तो ये फार्मूला वहां पे लगा देंगे तो गुणनफल मिल जाएगा। आई बात समझ में। अब एक ट्रिक दी गई है इसमें कि बड़ी से बड़ी संख्याओं
कि अंशों व हरों को न्यूनतम पदों में व्यक्त करने वाली ट्रिक, जैसे हम लोग काट के उसको न्यूनतम पद में व्यक्त करते हैं तो उसको हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है कि मान लो अंश और हर दिया होता है, कोई भिन्न होगी तो उसमें क्या होगा, अंश होगा और हर होगा। अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल छोटा से छोटे टर्म में दिखाना है, तो क्या करोगे, इसमें अंश और हर का मासा ले लो, नहीं दोनों का। एक ही कैसे मासा ले सकते हो, दो संख्या चाहिए मासा लेने के लिए ना। आ रही बात समझ में। जैसे एक फ्रैक्शन तुम्हें दिया रहेगा भिन्न, मान लो दे दिया हमने यहाँ तुम्हें 12/32। अब हमने कहा इसको जो है न्यूनतम पदों में व्यक्त करो, तो तुम सिंपली इसको काटना शुरू कर दोगे किस संख्या से, जिससे दोनों कट जाए। जिससे दोनों कट जाए वही संख्या ढूंढोगे। तो सर 2 से भी कट जाएगा, तो 2 से कट रहा है कि नहीं, दोनों कट रहा है। लेकिन 2 से काटोगे फिर से 2 से तुम्हें काटना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इसका अंश और हर दोनों का मासा निकाल लो, दोनों का मासा क्या आएगा, 4 आएगा मासा। मासा मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या में क्या कॉमन दिख रही है, 4 कॉमन दिख रही है। तो इसमें क्या करो, तुम 4 से भाग कर दो अंश और हर दोनों में, ठीक है ना। अंश और हर का मासा, तो जैसे इसे डिवाइड करोगे तो 4 3 12, तो ये अपने न्यूनतम पद में आ जाएगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है, ये सबको पता है कैसे इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर एचसीएफ लेके करते हैं तो डायरेक्टली पूरा वो एक ही बार में कट जाएगा, जो भी उसका एचसीएफ है उससे डिवाइड करते हैं अगर, तो एक बार में न्यूनतम पद में व्यक्त हो जाएगा। यानी 2 से काटोगे फिर से 2 से काटोगे तब आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु था। आया समझ में सबको। ठीक, देखो अगर कहा गया है अगले पॉइंट में कि भिन्नों का लासा लेना हो, भिन्न का एलसीएम लेना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हरों का लासा, हाँ अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ठीक है। ऐसे ही भिन्नों का मासा लेना हो क्या हो जाएगा, अंशों का मासा और हरों का लासा कर लेंगे, ठीक है ना। याद रखने के लिए ये कर सकते हो इसमें, अगर लासा लेना है तो लासा ऊपर रहेगा, अगर मासा लेना है तो मासा ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो भूल रहे हो तो उसके लिए ये ट्रिक अपना सकते हो यहाँ पे कि जब भिन्नों का लासा ले रहे होंगे तो लासा ऊपर रखेंगे, और अगर मासा ले रहे होंगे तो मासा ऊपर रखेंगे, ठीक है। आया समझ में। अब जैसे यहाँ पे एक संख्या दी गई है कि कहा गया 4/7 कॉमा 5/35 कॉमा 9/21 का मासा ज्ञात करो। तो मासा ज्ञात करना है अगर, तो सबसे पहले अंशों का मासा ले लो। तो अंश का मासा क्या आएगा, मासा मतलब जो इसमें कॉमन हो। तो क्या 4 5 और 9 में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो इसलिए मासा क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। जब हमें कभी भी भिन्न का मासा निकाला तो अंश का पहले मासा निकालेंगे। तो अंश में क्या है, 4 5 और 9 है, तो इसका मासा ले लिए क्या आ गया, 1 आ गया। और 7 35 और 21 का क्या निकालना है, लासा निकालना है, ठीक है ना। हर का क्या निकालेंगे, लासा। तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे ये तीनों से कट जाए, है ना। तो वो क्या संख्या है, 105 है। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा 4/7 5/35 और 9/21 का मासा 1/105। आया समझ में। अब कहा गया है अगला नंबर, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, व्यंजक
एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 तथा x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, 3 नहीं है 4 है, 4x स्क्वायर प्लस 3 का मासा है। ऑप्शन दिया गया तुम लोग को कि x माइनस 1 है या x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 या फिर x स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर दो तरीके हैं तुम्हारे पास करने के लिए। एक तो ये तरीका है कि इसका और इसका गुणनखंड कर लो बाकायदा एकदम अच्छे से, और जो दोनों में वैनिश मिल जाए वही इसका मासा हो जाएगा। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, एक्स पावर 4 है तो, लेकिन थोड़ा टाइम ना लगे इसलिए ऑप्शन की हेल्प ले लो। ऑप्शन की हेल्प कैसे लोगे कि सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया है x माइनस 1, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो तुम्हें यहाँ से ये पता चल जाएगा x माइनस 1 इसमें इसका गुणनखंड है या नहीं है। जब यहाँ 1 रखो तो 1 प्लस 3 माइनस 4 मतलब क्या आ गया 0, मतलब इसका तो गुणनखंड है। यहाँ पे रखोगे तो 1 माइनस 4 प्लस 3 मतलब इसका भी गुणनखंड है। तो ये तुम्हें क्लियरली पता चल चुका है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। तो अगर x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो या तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है या तो C वाला हो सकता है। तो अब C वाला सही है कि नहीं है उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 लेना पड़ेगा और बराबर क्या लिखोगे -1। क्यों? क्योंकि तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या होता है x माइनस 1 और x प्लस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1 बन गया। तो अगर यहाँ से 2 मिले तो एक बार हमने x बराबर 1 रखा, एक बराबर क्या रखेंगे -1। तो यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो -1 की घात 4 है तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 4, तो कुल मिला के क्या आ गया 0। और यहाँ पर जब रखेंगे तो 1 और -4 प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। मतलब x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों इसका गुणनखंड है। तो इसका मतलब अपना तीसरा ऑप्शन सही है। आई बात समझ में? और अगर वैसे ही करना चाहते हो तो इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा तुम्हें। बन जाएगा फैक्टर कि नहीं बनेगा गुणनखंड इसका? बना दिखा दें? गुणनखंड भी इसका बना सकते हो और देखो कैसे बनाएंगे। x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ से कॉमन कर लो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा। यहाँ से -1 तो x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर प्लस 4। इसको लिख सकते हो x माइनस 1 x प्लस 1 और यहाँ x स्क्वायर प्लस 4, इसमें कुछ नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे कर लो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, यहाँ से -1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हम लोग को एक्स स्क्वायर -1। आया समझ में? तो बहुत बड़ा ये भी नहीं गया ना, तो वो भी बहुत बड़ा था। ठीक है, देखो इसमें तुरंत फटाफट फैक्टर बनाना है सबका। एक्स स्क्वायर -1 का बनाओगे तो x माइनस 1 x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 का बनाओगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब, एक ब्रैकेट में a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x आ जाएगा। लासा का मतलब क्या है कि इसमें सब लेना है, कुछ छूटे ना, तो फटाफट सबको नोट कर लो। तुम्हें x माइनस 1 भी चाहिए और x प्लस 1 भी चाहिए। तुम्हें
ऐसे लिखता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में भी आए कि x -1 तो चाहिए ही चाहिए, और उसके साथ लिख देता हूँ x² + 1 और प्लस x। अगर x -1 लियो तो x + 1 भी चाहिए, x + 1 जब चाहिए तो उसके साथ हमें लेना पड़ेगा x² + 1 - x। क्या कुछ छूटा है बताओ? और ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि ये फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? x³ - 1, यही तो है। और ये x³ + 1। अब ये क्या बन गया? a माइनस बी a प्लस, फिर इसे लिख सकते हो a² - b²। आया समझ में? तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि x² + 5x + 6 तथा x² - ax - k का मासा x + 2 है। मासा कितना दिया गया है? x + 2। तो k का मान बताना है। तो k का मान बताना है तो यहाँ पे ये x + 2 इसका मासा है, मतलब ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो x बराबर क्या निकलेगा? -2 यहाँ रख दो, तो -2 का स्क्वायर -2 - k बराबर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, शेषफल पर में से तो ये हो जाएगा अपना 4 + 2 - k। तो k बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो यही हो जाएगा k का मान। ठीक है, ऐसे ही हम लोग का सेम क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, नहीं चौथा है। चौथा भी हो गया, चौथा ही तो है। अब 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि यदि व्यंजकों x² + 5x + 6 x² - x - a का मासा, मतलब महत्तम समापवर्तक दिया गया है कितना है? x + 2 है, तो a का मान। तो वहाँ पे सिर्फ क्या कर दिए? पहले वाले में k कर दिए, यहाँ पे a कर दिए हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जब -2 रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? a बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? मजा आएगा धीरे धीरे। देखो, अगर मासा पता करना है सबसे पहले क्या करोगे? गुणनखंड a³ - b³ तो a - b a² + b² + ab मतलब x। ठीक है, यहाँ दिया x⁴ + x² और +1। इसमें कुछ बनाओगे तो उसके लिए इसे लिख लो a² + b² और तुम्हें चाहिए 2ab, तो 2ab यही तो होगा। इस तो अगर 2ab हमने अपने पास से जोड़ा है इसमें, तो क्या करेंगे? 2ab घटा भी देंगे, और x² को भी हमने टच नहीं किया तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना x²। आ रही बात समझ में? देखो, हमने इसको लिखा a², फिर ये 1 ले लिए, b², 2ab इसमें कहीं दिख नहीं रहा हमें 2x², तो 2x² जोड़ दिए और 2x² घटा दिए। ठीक है, और जो ये x² है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये बन जाएगा अपना a + b का होल स्क्वायर। 2x² में से x² चला जाएगा, बचेगा x²। तो ये बन गया a² - b²। तो एक ब्रैकेट में a + b और a - b। यहाँ तक समझ में आया? अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? मासा निकालना है ना, तो मासा मतलब कॉमन क्या मिलेगा? x² + 1 + x। आया समझ में? देखो, अगला प्रश्न कहा गया है दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक मतलब लासा दिया गया है। कितना दिया गया है? x + 1 x + 3 और महत्तम समापवर्तक भी दिया गया है, मतलब मासा भी दिया गया है। HCF कितना है? x + 2
और x प्लस 3। और हमें यहाँ पे एक व्यंजक दिया गया है, एक व्यंजक दिया गया है, दूसरा व्यंजक पता करना है, ठीक है। तो एक व्यंजक क्या है, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। तो दूसरा व्यंजक देखो फार्मूला क्या होता है, दूसरा व्यंजक अगर हमें पता करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाओगे, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। तो यहाँ लासा गुणे मासा रखोगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, पहला व्यंजक आ जाएगा, अपॉन में पहला व्यंजक। तो लासा कितना दिया गया हम लोग को, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, और मासा कितना दिया गया है, x प्लस 2 और x प्लस 3 दिया गया है। अपॉन में रखना है हमें एक पहला व्यंजक इसका, तो यहाँ से पहले इसका फैक्टर बना लो, तो x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये तो बनेगा। आज समझ में कि नहीं आता। तो अब इसको नीचे रख दो, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो यहाँ से x कट गया, x प्लस 2 और x प्लस 3 कट गया, तो बचा क्या, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। अगर ऐसे ही दे रहा हो तो ठीक है, नहीं तो गुणा कराएंगे। तो दे रहा है x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। आया समझ में। अगला क्वेश्चन है 3/4 कॉमा 5/6 तथा 5/8 का मासा क्या होगा, मासा क्या होगा। सही है, बिल्कुल सिंपल। अगर मासा निकालना है तो अंश का मासा निकालो पहले, तो क्या मिलेगा, अंश का मासा 1, हर का लासा निकाल लो तो 24 है। 24 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, सिंपली लिख दो इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बना लियो, बनाए क्या, इसमें कॉमन लेने से काम बन जाएगा। ये सर मतलब x प्लस 2 ही आ रहा है, मतलब x प्लस 2 का होल क्यूब। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। इसका फैक्टर बनाओ। सबसे पहले 1 रखने पे आएगा नहीं, -1 रखने पे -1 रखेंगे। 6 स्क्वायर पहले स्क्वायर में 3 कॉमन ले लीजिए। किसमें, x क्यूब प्लस 8 पहले लिखिए, x क्यूब प्लस 8 प्लस 8 लिख ली, चलो उसके बाद फिर 3 कॉमन ले लीजिए, 6 और 12 में 3 कॉमन कर लिए, 3x कॉमन कर लिए। कहीं आपको दिख रहा होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, 2 और कॉमन लेगा, 3ab होता है, 6x कॉमन होगा, बस आपकी सही है, 6x कॉमन होगा, 6x कॉमन होगा, आपकी सही है। 6x कॉमन, x प्लस 2 सही है। चलो x प्लस 2 लिख लिए। वो तो क्या सही है, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, मतलब सही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x प्लस 2 का होल क्यूब बन गया। आई बात समझ में। तो फैक्टर बना, जब फैक्टर बना तब भी वही आएगा। तो x प्लस 2 मिला, x प्लस 2, तो इसका मतलब x प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो यही सी ऑप्शन हो जाएगा सही।